तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। बात करते हैं सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो मैं आपको एक कंपैरिजन टेबल देती हूँ जिससे आपको दोनों का कंपेयर करके आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। आप बताइए मुझे सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ओलिगोसैकेराइड्स की क्या है, क्योंकि मैंने बताया है आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ओलिगोसैकेराइड्स की है वो ये है दैट दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, और पॉलीसैकेराइड्स दीज आर insoluble in water। या आप कह सकते हैं दीज आर poorly soluble in water। तो सॉल्युबिलिटी जो है ओलिगोसैकेराइड्स की, यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीजेज एज द चेन लेंथ इंक्रीजेज। मतलब जितना आपका ओलिगोसैकेराइड में शुगर यूनिट्स का नंबर बढ़ रहा है, जितने उसके कंपोनेंट शुगर मॉलिक्यूल्स है, जितना आपका लेंथ बढ़ रहा है चेन का, उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज हो रहा है। तो अगर कोई डाइसैकेराइड है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ट्राइसैकेराइड उससे कम सॉल्युबल होगा, पेंटासैकेराइड उससे कम सॉल्युबल होगा, एंड सो ऑन। दूसरी प्रॉपर्टी रहेगी टेस्ट की। तो जो ओलिगोसैकेराइड्स है ये स्वीट होते हैं टेस्ट में, और सॉल्युबिलिटी की तरह ही स्वीटनेस जो है ये डिक्रीज हो जाती है एज चेन लेंथ इंक्रीजेस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और पॉलीसैकेराइड्स की अगर बात करेंगे तो मैंने क्या बताया है दैट दीज आर टेस्टलेस, इनमें कोई टेस्ट नहीं होता है। तीसरी प्रॉपर्टी रहेगी इनके नेचर की। तो ओलिगोसैकेराइड्स जो है ये क्रिस्टलीन रहते हैं इन नेचर, और सम ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स आर लेस क्रिस्टलीन। रैफिनोस आप याद रखेंगे ये क्या है, ये लेस क्रिस्टलीन है। जनरली तो ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, लेकिन रैफिनोस एक ऐसी एग्जांपल है जो लेस क्रिस्टलाइन होती है। और पॉलीसैकेराइड्स जो है दीज आर अमॉर्फस। चौथी प्रॉपर्टी रहेगी ऑप्टिकल एक्टिविटी की, और ओलिगोसैकेराइड्स जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स भी ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं क्योंकि सब में ही कायरल कार्बन सेंटर्स है। तो ओलिगोसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी जो रहेगी वो रहेगी विस्कोसिटी की, और आप याद रखेंगे जो ओलिगोसैकेराइड्स है ये लेस विस्कस होते हैं, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये मोर विस्कस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अगार देखा हो, कल्चर लैब में अगार देखा हो, पेक्टिन देखा हो, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ जेलिंग एजेंट, तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा विस्कस रहते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारे ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स की। ओलिगोसैकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड पॉलीसैकेराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर और पोरली सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा, टेस्ट की बात करेंगे तो ओलिगोसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट एंड पॉलीसैकेराइड्स आर टेस्टलेस। ये चीज़ें आपको मैं पहले से बता रही हूँ, तो ये चीज़ें आई होप कि अभी तक आपको ये चीज़ें याद रही होंगी। और यहाँ पे एक नई चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि स्वीटनेस जो है इट डिक्रीजेज एज चेन लेंथ इंक्रीजेज। जितना चेन का लेंथ इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही स्वीटनेस जो है कम होती जाएगी। देन क्रिस्टलीन नेचर है इनका ओलिगोसैकेराइड्स का, और पॉलीसैकेराइड्स का एमॉर्फस नेचर है। ये क्रिस्टलीन नहीं है, ठीक है, ये दानेदार नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट
इनका वो फील रहता है। और ओलिगोसैकेराइड्स में अगर आपसे पूछा जाए कि लेस क्रिस्टलीन कौन सा है, वो रैफिनोस होगा। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी है, दोनों में पाई जाती है। देन ओलिगोसैकेराइड्स आर लेस विस्कस एंड पॉलीसैकेराइड्स आर मोर विस्कस। यहाँ पे आप और एक चीज याद रख सकते हैं, दैट दीज फॉर्म कोलाइड्स, ये भी बताया है मैंने, या आप जेल्स भी कह सकते हैं, दीज फॉर्म जेल्स इन वाटर। ठीक है, या आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या आप यहाँ इंसॉल्युबिलिटी के पास इसको ऐड कर लें, कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद आपको रखना है दैट दीज फॉर्म कोलाइड्स इन वाटर। तो यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। यहाँ पे मैं ओलिगोसैकेराइड्स का लिखूंगी और यहाँ पे मैं पॉलीसैकेराइड्स का लिखूंगी। और यहाँ से मैं प्रॉपर्टी लिखती जाऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। तो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है, पॉलीसैकेराइड्स शो नहीं करते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स शो करते हैं, लेकिन सारे नहीं, कुछ कुछ ओलिगोसैकेराइड्स शो करते हैं, कुछ नहीं शो करते हैं। इन चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो हो जाती है, यस, ओलिगोसैकेराइड्स में भी पाई जाती है और पॉलीसैकेराइड्स में भी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड्स में जो है इजीली हमारा हाइड्रोलिसिस हो जाता है, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स में जो हाइड्रोलिसिस है ये एक स्टेप वाइज मैनर में होता है। पहले एक बड़े पॉलीसैकेराइड को छोटे छोटे से पॉलीसैकेराइड्स में, देन ओलिगोसैकेराइड्स में ब्रेक किया जाता है और फाइनली हमारे मोनोमर यूनिट्स या मोनोसैकेराइड यूनिट्स निकल के आ जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की। तो एस्टेरिफिकेशन हमारे ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स दोनों में ही पाई जाती है, और पॉलीसैकेराइड्स में एक्सटेंसिवली पाई जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस पाई जाती है। ओसाजोन फॉर्मेशन की अगर बात करें तो हमारे पॉलीसैकेराइड्स इसको शो नहीं करते हैं, हमारे ओलिगोसैकेराइड्स शो करते हैं, लेकिन कौन से, रेड्यूसिंग जो हो, जो हमारे रेड्यूसिंग ओलिगोसैकेराइड्स है, फॉर एग्जांपल हमारे रेड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स, वो शो करते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन, और हमारे पॉलीसैकेराइड जो है इसको शो नहीं करते हैं। देन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शो करते हैं, यस, दोनों ही शो करते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में फ्यू बॉन्ड्स होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स में आप मनी बॉन्ड्स, बहुत सारे बॉन्ड्स देख सकते हैं। सीधी सी बात है, जितना नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स इंक्रीज होता जाएगा उतना ही नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स भी बढ़ जाएगा। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन की अगर बात करें तो एंजाइमेटिकली हम ओलिगोसैकेराइड्स को भी ब्रेक कर सकते हैं और पॉलीसैकेराइड्स को भी ब्रेक कर सकते हैं, और इनके लिए अपने पर्टिकुलर एंजाइम्स है। जैसे अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स में सुक्रोज की एग्जांपल ले, उसके लिए एंजाइम है सुक्रेस। इसी तरह से पॉलीसैकेराइड्स में अगर हम स्टार्च की एग्जांपल ले तो उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, एमाइलेज यूज होता है। सेलुलोज के लिए सेलुलेस यूज होता है। ठीक है, तो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन दोनों में ही होता है विद स्पेसिफिक एंजाइम्स। देन रिडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो पाया जाता है ओलिगोसैकेराइड्स में, हाँ पाया जाता है, और पॉलीसैकेराइड्स में नहीं पाया जाता है। रिडक्शन की तरह ही ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो ओलिगोसैकेराइड्स में ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलती है, और पॉलीसैकेराइड्स में हम लोगों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। पॉलीसैकेराइड्स में हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन शो नहीं होता है। ऑक्सीडेशन हमारा तभी शो होगा जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस होंगी, तभी हमारे जो टर्मिनल यूनिट्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, बट जनरली हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पॉलीसैकेराइड्स में नहीं देख सकते हैं। और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन
ऑलिगोसैकेराइड्स में दोनों में तभी देखने को मिलेगी अगर हमारा शुगर जो है वो क्या है, वो रेड्यूसिंग नेचर का होगा। चलिए इन चीज़ों को अब थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस होता क्या है? सबसे पहले तो हाइड्रोलिसिस होता है ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और एंजाइम। हम ब्रेक करेंगे किसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और एंजाइम, उसको हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे। और इससे होता क्या है हाइड्रोलिसिस से हमारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल ऑलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करेंगे, सुक्रोज की बात करेंगे फॉर एग्जांपल, उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या निकलेगा? सुक्रोज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो है निकल के आएंगे, मोनोसैकेराइड यूनिट्स निकल के आएंगे जिसका ये बनाया है। और इसके लिए हमारा एंजाइम कौन सा है? सुक्रेस। इसी तरह से अगर हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस से हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड्स निकलेंगे? लैक्टोज किसका बना है? ग्लूकोज का बना है और गैलेक्टोज का बना है, तो हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज निकल के आएगा। और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है लैक्टेस एंड सो ऑन। ये तो ऑलिगोसैकेराइड्स की बात थी। अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल स्टार्च को अगर हम लें, उसकी हाइड्रोलिसिस करें तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो पॉलीसैकेराइड्स है वो स्टेप वाइज मैनर में उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो स्टार्च को सबसे पहले जब ब्रेक करते हैं तो क्या बनते हैं? डेक्स्ट्रिन्स बनते हैं। इसी तरह से आगे और भी बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं। देन माल्टोस में इसको कन्वर्ट किया जाता है और माल्टोस से फिर हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और इसके लिए हमारे जो एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले तो एमाइलेज जो हमारे स्टार्च पे एक्ट करता है और उसको डेक्स्ट्रिन्स में, माल्टोस में कन्वर्ट करता है। और इस माल्टोस पे फिर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? माल्टेस एक्ट करता है। तो हमारा एमाइलेज एक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ब्रेक करते करते हमारा माल्टोस बनता है और माल्टोस से फिर माल्टेस एंजाइम एक्ट करके ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स जो है, क्या वो हाइड्रोलिसिस शो करते हैं? मोनोसैकेराइड्स में क्या हाइड्रोलिसिस होती है? नो। मैंने पहले ही बताया है आपको, मोनोसैकेराइड्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक ही यूनिट के बने हैं, उसकी हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करके उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एस्टरिफिकेशन की। एस्टरिफिकेशन है क्या? ये तो आप सबको अभी तक पता चल गया होगा। शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके साथ मिलता है? एसिड के साथ मिलता है और एस्टर बनता है। ऑलिगोसैकेराइड्स में और पॉलीसैकेराइड्स में मल्टीपल OH ग्रुप्स होते हैं तो मल्टीपल एस्टर्स बन सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स में आपने पढ़ा है, आपने वहां पे देखा था ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना था, है ना। ऑलिगोसैकेराइड्स की जब बात करेंगे तो लैक्टोज से लैक्टोज एसीटेट बन सकता है। पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, सेलुलोज से सेलुलोज एसीटेट बन सकता है, ठीक है। एंड दिस सेलुलोज एसीटेट इट इज यूज्ड इन मेकिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। जितने ज़्यादा OH होंगे, जितने ज़्यादा OH होंगे उतने ज़्यादा मल्टीपल एस्टर्स बनेंगे। ये आप याद रखेंगे, जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होंगे उतने ही मल्टीपल एस्टर्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन हमारे OH ग्रुप्स की वजह से ही होती है। तो जितने ज़्यादा OH होंगे उतने ज़्यादा ही मल्टीपल एस्टर्स बनेंगे। अगर आप किसी ऑलिगोसैकेराइड की एग्जाम्पल लें तो लैक्टोज एसीटेट एक एग्जाम्पल रहेगी। और अगर हम पॉलीसैकेराइड्स में एग्जाम्पल लें, सेलुलोज एसीटेट की एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। तो एस्टरिफिकेशन हमारे ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स जो है दोनों ही शो करते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो पॉलीसैकेराइड्स है ये एक्सटेंसिवली, क्योंकि मैंने आपको कंपैरिजन टेबल में लिखाया भी है साइड में कि ये एक्सटेंसिवली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन शो करते हैं, और उसका रीज़न ये है कि जितने ज़्यादा OH होते हैं उतने मल्टीपल एस्टर्स बनते हैं, और हमारे पॉलीसैकेराइड्स में एज कम्पेयर टू ओलिगोसैकेराइड्स बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ओके, अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे जो है ओसाजोन फॉर्मेशन। तो ओसाजोन फॉर्मेशन कब होता है? जब हमारा रिड्यूसिंग शुगर होगा। रिड्यूसिंग शुगर शुड बी प्रेजेंट, तभी हमारा ओसाजोन फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो रिड्यूसिंग डायसैकेराइड्स ओसाजोन बनाते हैं और पॉलीसैकेराइड्स नहीं बनाते हैं। तो ओसाजोन फॉर्मेशन जो है, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स शो दिस रिएक्शन, बट polysaccharides do not show this रिएक्शन, क्योंकि ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए एनोमेरिक कार्बन का होना ज़रूरी है, और इसी वजह से जो हमारे रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स है वो शो करते हैं और पॉलीसैकेराइड शो नहीं करते, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन हमारा पॉलीसैकेराइड्स में जो है वो यूटिलाइज हो गया होता है इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके बाद बात करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में आप याद रखेंगे कि रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स show this property, for example maltose। ठीक है, लैक्टोस, माल्टोस, सुक्रोज नहीं शो करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सुक्रोज डजंट शो। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स शो दिस प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल माल्टोस, लैक्टोस, बट सुक्रोज डजंट शो। क्यों? क्योंकि इसमें एनोमेरिक कार्बन हमारा यूटिलाइज हो जाता है इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हमारा सुक्रोज किसका बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, जो दोनों ही एनोमेरिक कार्बन एटम्स है, वो यूटिलाइज हो जाते हैं इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमारे पास अवेलेबल फ्री एनोमेरिक कार्बन है नहीं, तो हमारे रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड शो दिस प्रॉपर्टी, बट non-reducing disaccharides do not show. For example, sucrose. Sucrose doesn't show reducing property. Polysaccharides की अगर हम बात करें, पॉलीसैकेराइड जो है these do not show reducing property। क्यों नहीं शो करते हैं? बिकॉज इनमें फ्री अल्डिहाइड कीटो ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, फ्री अल्डिहाइड कीटो ग्रुप नहीं होता है। इसके बाद हम आते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारा शो करते हैं बोथ ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, लेकिन जो हमारे ओलिगोसैकेराइड्स है ये मल्टीपल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनाते हैं, और हमारे जो पॉलीसैकेराइड्स है, हमारे पॉलीसैकेराइड्स हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। इसके बाद डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन दोनों ही शो करते हैं, बोथ शो, बोथ मीन्स ओलिगोसैकेराइड्स भी और पॉलीसैकेराइड्स भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करते हैं। इसके बाद हम एंजाइमेटिक रिएक्शंस की बात करेंगे। तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस सेम एज हाइड्रोलिसिस होगा। एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, जहाँ पर आपने देखा अमाइलेज करता है डाइजेस्ट स्टार्च को टू माल्टोस, सेल्यूलेज हमारा डाइजेस्ट करता है सेल्यूलोज को। तो अब आते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन पे। रिडक्शन जब हम बात करेंगे, तो इन ओलिगोसैकेराइड्स ओनली रिड्यूसिंग वन शो, बिकॉज फ्री अल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूसेस टू अल्कोहल, है ना। रिडक्शन में अल्कोहल हमारा बनता है। ये आपका कितनी बार रिवाइज हो चुका है कि हमारा जब रिडक्शन होता है तो हमारा अल्कोहल बनता है, और ओलिगोसैकेराइड्स में ओनली reducing ones show।
और इसमें होता क्या है, फ्री अल्डिहाइड ग्रुप जो है सेम, ये सारी रिएक्शंस वही है जो हमने मोनोसैकेराइड्स के लिए पढ़ी है। अब यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में कौन शो करता है, कौन शो नहीं करता है। बाकी मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ इन रिएक्शंस को, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है मोनोसैकेराइड्स में और ये सेम ही रिएक्शंस है। तो फ्री अल्डिहाइड ग्रुप जो है रिड्यूस हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। फॉर एग्जाम्पल माल्टोस, माल्टोस को अगर हम रिड्यूस करें, माल्टोस क्या बनाता है, reduced maltose, that would be an alditol form. Polysaccharides, इनमें कोई रिडक्शन रिएक्शन नहीं होती है। These do not show reduction reaction. Why? Because mostly these are non-reducing. तो पॉलीसैकेराइड्स तो रिडक्शन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, मोस्टली दीज आर नॉन रिड्यूसिंग, लेकिन ये वीक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ फ्री टर्मिनल शुगर। इनके टर्मिनल एंड्स पे जो फ्री शुगर्स है उनके एनोमेरिक कार्बन की वजह से वो अल्डेहाइड ग्रुप जो है रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ही वीक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं बिकॉज ऑफ फ्री टर्मिनल शुगर्स, या आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्री टर्मिनल शुगर यूनिट। अब बात करते हैं लास्ट रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारे रिड्यूसिंग ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल माल्टोस प्लस फेलिंग सॉल्यूशन, जिसमें क्या रहता है आपको पता है, कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। ये क्या बनाता है माल्टोस, ये माल्टो बायोनिक एसिड बनाता है प्लस Cu2O, जिसकी वजह से एक ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है। सुक्रोज डजंट शो इट। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो सुक्रोज डजंट शो दिस रिएक्शन। तो हमारे ओलिगोसैकेराइड्स में सिर्फ रिड्यूसिंग ओलिगोसैकेराइड्स इसको शो करते हैं। आप एग्जांपल माल्टोस की दे सकते हैं, तो सुक्रोज यहाँ पे शो नहीं करता है क्योंकि ऑक्सीडेशन हमारे रिड्यूसिंग ओलिगोसैकेराइड्स ही शो करते हैं। इन पॉलीसैकेराइड्स अंडर strong oxidizing conditions only, for example हमारा HNO3 can be oxidized। तो हमारे पॉलीसैकेराइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कंडीशंस में ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च प्लस HNO3 gives, क्या बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज का बना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन जब होती है तो ग्लिसैरिक एसिड हमारा बन जाता है फ्रॉम टर्मिनल ग्लूकोज यूनिट से। आप याद रखें क्योंकि पॉलीसैकेराइड है तो हमारे जो टर्मिनल शुगर्स होंगे, टर्मिनल ग्लूकोज यूनिट्स होंगे यहाँ पे, वही हमारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जनरली अंडर माइल्ड ऑक्सीडेशन कंडीशंस दीज आर अनरिएक्टिव। आप ऐसे लिख भी सकते हैं, दीज आर अनरिएक्टिव अंडर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस। जब हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस होंगे या माइल्ड ऑक्सीडेशन कंडीशंस होती हैं, तब हमारे पॉलीसैकेराइड जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। दे शो ओनली अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस लाइक प्रेजेंस ऑफ HNO3। ओनली देन द टर्मिनल ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनसे ग्लूकारिक एसिड बन सकता है। ठीक है।